जय हिंद। मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद सुमित। तो यार मैं एक ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। देखिए, आप जानते हैं करंट अफेयर ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस एफकेट सीएपीएफ हो, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड आरआरबी के एग्जाम्स, हर में करंट अफेयर तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसकी एक हम सीरीज लाएंगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स करेंगे। तरीका क्या रहेगा इसमें? देखो, तरीका रहेगा कि मैं किसी एक टॉपिक को पकड़ूंगा एंड उसके आसपास की सारी चीजें वहीं की वहीं खत्म कर दूंगा। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि मैं आपके करंट अफेयर को रिलेट करता हुआ चलूंगा स्टैटिक पोर्शन से। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको भी पता लग जाएगा धीरे धीरे कि कैसे मैं ये चीज करूंगा। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद सुमित। आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह भी अपडेटेड मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्विज वगैरह, जो भी मैं रेगुलर क्विजेज कंडक्ट करता हूँ, रोज के 7-8 क्वेश्चन में डालता ही रहता हूँ। ठीक है, तो वो सब भी वहीं पे मिल जाएगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी मैं वहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी डाल रहा हूँ। तो सब कुछ मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लर्न विद सुमित को। एंड इस यूट्यूब चैनल पे मैं करंट अफेयर की सीरीज ला रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स के सबके लेक्चर्स में लाने वाला हूँ। ठीक है यार, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी लर्न विद सुमित से मैं हूँ। आप मुझे अपनी स्टोरीज वगैरह में टैग कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए यार, सबसे पहली बात, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भाई साहब करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक के। कि भाई सर, मेरा करंट अफेयर है 4 महीने का है मेरा तैयार, 6-7 महीने का करूं या फिर 1 साल का करूं। देखो यार, अभी बिकॉज ऑफ कोरोना सब कुछ बंद है, कुछ नहीं हो रहा है देश में। तो जितने ये एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं सबके सब लोग कि जुलाई जुलाई से पहले तो ना कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है। एंड पिछले इतने टाइम से 2-3 महीने से तो वैसे सब कुछ बंद है, और बहुत सारे एग्जाम जो है होल्ड पे भी डल गए हैं। आप देखो ना, एनडीए का एग्जाम होल्ड पे डल गया, इसका एसएससी का होल्ड पे डल गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो होल्ड पे डले हुए हैं, वो सारे के सारे भी जुलाई अगस्त में होने। तो भाई जुलाई अगस्त में होंगे तो मेरे अकॉर्डिंग पिछले 1 साल का करंट अफेयर, यानी कि जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक का करंट अफेयर आपको कर लेना चाहिए। ये आपके हर एक एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। इसकी मैं एक पूरी सीरीज लाऊंगा, इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला टॉपिक है आरसीईपी। यार आरसीईपी ना इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली ना नेगोशिएशंस चल रही थी। क्या नेगोशिएशन चल रही थी? देखो, ये मैंने उठाया जुलाई से, लेकिन नवंबर दिसंबर आते आते क्लियर हो गया था कि भाई इंडिया इसका पार्ट नहीं बनने वाला है। लेकिन अपनी सीरीज तो जुलाई से चल रही है। मैं आज भी जो अपडेट है वो भी बताऊंगा, और उस टाइम पे क्या चल रही थी वो भी बताऊंगा। आरसीईपी स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक ऐसा प्लान था जो आसियान कंट्रीज हैं। आप जानते हैं आसियान कंट्रीज मतलब, आसियान कंट्रीज मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें ना टोटल 10 कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में आप लोग ये बताएंगे कि 10 कंट्रीज का नाम क्या है। देखो, मेरा तरीका रहेगा, मैं कुछ ना होमवर्क भी देता रहूंगा, तो होमवर्क आपको कमेंट में मुझे आंसर्स देने हैं। तो इन 10 कंट्रियों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई हुई है जिसको हम आसियान बोलते हैं। इनका प्रपोजल ये था कि भाई साहब देखो, हम 10 कंट्रीज, पहली बात तो कौन कौन सी 10 कंट्रीज? साउथ ईस्ट एशिया नेशन की 10 कंट्रीज। हम अपने जो मेजर 6 ट्रेडिंग पार्टनर है, मेजर 6 ट्रेडिंग पार्टनर है, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज। अगर आप देखेंगे अपने इंडिया के नीचे, इंडियन ओशन के बगल में आप देखोगे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 कंट्री सारी अपनी साउथ ईस्ट एशिया में है। इनके जो है 6 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, 6 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। कौन कौन है वो? इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है एंड चाइना है। इन्होंने कहा देखो, हम 10 कंट्री तो आपस में फ्री ट्रेड कर ही रहे हैं, एंड अलग अलग हम इन 6 कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे बैठे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, 10 हम हो गए, 6 आप हो गए, मिलके ना एक पूरा एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मान लो ना आप, कि भाई ताकि हम आराम से बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सके।
ये कर लेते हैं, 10 और 6 16 कंट्री मिलके ना ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होगा कि भाई साहब आज आप देखो इंडिया और चाइना में क्या सीन चलता है कि चाइना से हम चाहते हैं कम से कम इंपोर्ट करें। भाई कम से कम इंपोर्ट करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी ये सब लगा देते हैं। लेकिन अगर इंडिया इस आरसीपी का पार्ट बन जाएगा तो इस आरसीपी का पार्ट बनते ही हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। भाई इनके साथ तो कर रहे हैं, हमें चाइना के साथ भी करना पड़ेगा, हमें न्यूजीलैंड के साथ भी करना पड़ेगा, हमें जापान के साथ भी करना पड़ेगा। हमें बाकी सारी कंट्रियों से खास दिक्कत नहीं थी, हमें दिक्कत थी चाइना से कि अगर हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ गए तो भाई साहब इंडिया की मार्केट को तो बर्बाद कर देगा चाइना। ये हमारा डर था। दैट इज वाई हम इसमें ना कॉन्टिन्यूसली नेगोशिएशंस चल रहे थे। जैसे एक मुद्दा ये भी आया था कि इंडिया इज ट्राइंग कि भाई आप ऐसा करो, गुड्स की फ्री मूवमेंट मत रखो, सिर्फ गुड्स की मत रखो, आप ना मैन की भी रख लो, लेबर की भी रख लो। लेबर की फ्री मूवमेंट का मतलब क्या है? लेबर की फ्री मूवमेंट का मतलब ये है कि भाई साहब मैं हूं यूपी से, तो मैं चाहूं तो इंडिया में काम कर सकता हूं, मैं चाहूं तो न्यूजीलैंड में, मैं चाहूं तो चाइना में एंड किसी भी आसान कंट्री में, ये रख लो। अब इंडिया के लिए फायदे वाली बात है, बिकॉज भाई साहब यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, काम मिल जाएगा इधर उधर। इस चीज को मानने को बाकी लोग तैयार नहीं थे। आप जानते हैं हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हम जहां जाएंगे अपना अलग देश बना देंगे, तो ये चीज मानने को वो लोग तैयार नहीं थे। तो कंटिन्यूसली नेगोशिएशन चल रही थी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला था कि भाई इंडिया का फाइनली इस ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। देखो दोनों तरह से नुकसान है। अगर इंडिया इस ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बनता है तो इंडिया कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी लूज कर सकता है। भाई सारी मिलकर जब आपस में सारी चीजें कर लेंगे तो इंडिया अकेला पड़ जाएगा। कितना इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, कितना एक्सपोर्ट करेगा, समझ रहे हो? तो एक अपॉर्चुनिटी मतलब वही ना कैलकुलेट करना था कि इसको करने में कितना नुकसान है, कितना फायदा है। तो अल्टीमेटली ये एक आरसीपी चल रहा था जिसमें 16 कंट्रीज मेंबर बनने थे इसके, बट फाइनली आते आते 2020 एंड होते होते हमने डिसाइड कर दिया कि इंडिया जो है भाई नहीं बनेगा आरसीपी का मेंबर। तो आज के टाइम पे कोई आपसे पूछे आरसीपी कितने मेंबर की बॉडी होगी, तो जो 15 मेंबर की बॉडी होगी। 15 मेंबर कौन कौन से होंगे? 10 तो आसियान कंट्रीज हो गए, प्लस में 5 इंडिया को छोड़ के जो उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो मैंने अभी नाम बताया वो हो गए। बात समझ में आई? तो ये आरसीपी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 10 आसियान कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन थे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फाइनली इंडिया ने ड्रॉ कर लिया है तो और ज्यादा न्यूज में रह गया ये। एक आप काम कर सकते हो, देखो मेंबर कंट्रीज तो मैंने बता ही दिए हैं, जो होमवर्क था आपको तो वो तो मैंने खुद ही कर दिया है। तो होमवर्क को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। हर इन देखो टोटल 15 कंट्रीज होगी इंडिया को छोड़ के, हर कंट्री की, मैं कह रहा हूं हर कंट्री की कैपिटल एंड करेंसी मुझे कमेंट में लिख के बता दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड बढ़िया होमवर्क का होमवर्क हो जाएगा। यही सब तो आता है पेपर में। देखो यही है होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको उसके आसपास की सारी चीजों को वहीं की वहीं कवर कर दो। आप वैसे कितनी अगर सेपरेट से लिस्ट उठा के देखोगे करेंसी एंड कैपिटल की, भाई पागल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। जो जो कंट्री न्यूज में आता रहे उसका करते रहो, ठीक है। चलो यार, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बैंक नेशनलाइजेशन। आप जान इसको बोलते हैं हिंदी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, ये राष्ट्रीयकरण के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस मतलब इवेंट था। इसके लिए जानी जाती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1969 में इंदिरा गांधी ने क्या करा, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। अब ये बैंकों का नेशनलाइजेशन मतलब क्या है, इन्होंने क्या करा, वो उस टाइम पे ना बहुत छोटे छोटे बैंक एग्जिस्ट कर रहे थे एंड वो सारे बैंक ना मोस्टली भाई अर्बन एरियाज में, अपने प्रॉफिट मेकिंग वाले एरियाज में, मतलब वहीं पे एग्जिस्ट किया करते थे। और उनका एक लोता ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसके अलावा और कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। एंड जो बैंकिंग फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए वो उतनी मिल नहीं पा रही थी। तो इन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी ने छोटे छोटे बहुत सारे प्राइवेट बैंकों को पकड़ा एंड उठा के सरकारी बैंक में बना दिए, सरकारी बैंक बना दिए। तो इन्होंने उस टाइम पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके अलावा तो अब था कि इंपोर्टेंट क्यों बन जाती है इवेंट, बिकॉज इस बार 2019 में, जुलाई 2019 में इस इवेंट को 50 साल पूरे हुए। जब भी किसी इवेंट को 50 साल या 100 साल पूरे होते हैं तो भाई वो ना इंपोर्टेंट रहता है, तो उसको हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। तो भाई कब हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ये पहला फेज है। इसका सेकंड फेज इंदिरा गांधी ने 1980 में करा है। तो दोनों के दोनों फेज इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक होमवर्क में यहां भी दूंगा कि आज के टाइम पे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, आज के टाइम पे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी अभी हमारे ना काफी मर्जर्स हुए हैं। आप पेपर एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मेरे हिसाब से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा कौन कौन से दो बैंकों के साथ मर्ज हुआ। भाई इसमें जुड़ा विजया बैंक, इसमें जुड़ा देना बैंक। मैं कह रहा हूं लगभग सिर्फ बैंकिंग के पेपर नहीं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 1-2 साल पहले का इवेंट है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 बैंकों को उठाया, 10 बैंक को उठा के ना 4 बैंक बना दिए हैं। तो ये जो लिस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस बार के लिए।
तो देखो ना मैंने क्या करा, मैंने यही तो किया भाई। अगर बैंकिंग की कोई बात आई है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आया है, तो आज के टाइम पे राष्ट्रीयकरण तो इतना फेमस रहा नहीं। नरसिम्हन कमेटी आई तो 1992 में, उसके बाद उसने बोल दिया था राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत नहीं है, हर बैंक को अपॉर्चुनिटी दो, ये सारी बातें। लेकिन उस टाइम पे यही बोला था उन्होंने कि कुछ बैंक ऐसे फोकस बैंक रखो जिसको आप ना इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाओगे। तो उसी को फॉलो करते हुए बैंक क्या करते हैं, कमजोर बैंकों को ताकि बैंक डूब ना जाए, दैट इज कमजोर बैंकों को जो थोड़ा सा मजबूत बैंक है उसके साथ जोड़ देता है। तो ये मर्जर्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। निर्मला सीतारमन ने अभी एक स्पीच दी, उसमें मर्जर्स के बारे में कितनी कितनी कुछ बातें करी गई थी। तो भाई साहब मर्जर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस बैंक को किसके साथ मर्ज करा गया है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो वही ना, बैंकिंग आया तो बैंकिंग की जो न्यूज चल रही है सबको यहीं की यहीं कर लो भाई, यही तरीका करंट अफेयर्स करने का। आप अलग से लेके बैठोगे चीजें नहीं हो पाएगी, एक टॉपिक पकड़ो उसके आसपास की सारी चीजें कर दो। देखो जी, नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मिला है ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अपने आप में एक क्वेश्चन है। कैनरा बैंक के साथ मिला है सिंडिकेट बैंक, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिला है आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, टोटल 3 बैंक मिलकर एक बैंक बन गया। ये जो है फाइनल नाम यही रहेगा, ये मेन बैंक है एंड इनके अंदर ये बैंक आके मिल रहे हैं। इंडियन बैंक में आके मिला है इलाहाबाद बैंक, ठीक है। तो टोटल 10 बैंक से 10 बैंक मिलके अब 4 बैंक मिल गए, 10 बैंक मिलके 4 बैंक बन गए हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक और फैक्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपने आज के टाइम पर सबसे बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई बैंक है। एसबीआई है, एसबीआई ये गलत लिख दिया मैंने, एसबीआई बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। आप एसबीआई पहले मर्ज हुआ था, आप जानते हैं, पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर ऐसे हुआ करते थे, फिर महिला बैंक भी था। इन सबको मिला के ना टोटल 6 बैंकों को मिला के एसबीआई के अंदर ही मिला दिया था, ठीक है। तो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का। जब ये मर्जर पूरा हो जाएगा उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो होगा वो अपना पीएनबी बन जाएगा, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ये अपना थर्ड लार्जेस्ट बैंक होगा। तो ये रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, ठीक है। तो बैंकिंग आया, बैंकिंग के न्यूज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट। देखो बच्चे पूछोगे कि यार ये आप कहां से उठा रहे हो, मैं बता रहा हूं जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज में, एंड इसके बहुत सारे पार्ट लाऊंगा अल्टीमेटली जून तक के। वही कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियोस निकालूंगा जिसमें 5-6 टॉपिक डिस्कस करूंगा, ताकि बहुत ज्यादा हैवी भी ना लगे एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते चले, ठीक है यार। तो यार देखो स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, ये क्या है भाई साहब, ये रिपोर्ट है जो बताती है टाइगर की पॉपुलेशन, ठीक है। टाइगर का सेंसस मान लो आप, ये बताती है। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2008 में कितने टाइगर है, इसकी रिपोर्ट आई 2000 मतलब नवंबर में, जुलाई 2000 नवंबर में आई है रिपोर्ट ये। तो ये बताता है कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। 2014 में 2226 थे टाइगर हमारी कंट्री में, एंड 2018 में देवर 2967। तो एक अच्छा खासा जंप है, एंड वी आर डूइंग रियली गुड इन दिस केस। तो इसके क्वेश्चन क्या ऐसा सकता है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इससे ये आ सकता है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा टाइगर्स है। तो ये मैंने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है, सेकंड नंबर पे स्टेट है कर्नाटका। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, स्पेलिंग देख लेना, कर्नाटका स्टेट है। बात समझ पा रहे हो, सबसे ज्यादा स्टेट, सबसे ज्यादा टाइगर किस में, एमपी में, दूसरे पे किस में, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट भी इस बार मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला इंक्रीमेंट भी। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिला है कर्नाटका में, पहले कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर्स थे, अब फिगर चेंज हो गई है मध्य प्रदेश में। एंड देखोगे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश में है 526, इसमें 524। तो एक समझ रहे छोटा सा डिफरेंस, डेफिनेटली एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट बन सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो जब मध्य प्रदेश की बात आ गई, टाइगर्स की बात आ गई, कर्नाटक की बात आ गई, तो एक काम करते हैं ना, आप अपनी एटलस उठाओ। जिसके पास एटलस नहीं है, पहली बात तो यार बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप एटलस खरीद लो। आप पूछोगे जी एटलस कौन सी खरीदूं, तो एटलस आप क्या कर सकते हो, या तो ब्लैक स्वैन की खरीद सकते हो, ब्लैक स्वैन की भी अच्छी होती है, या फिर आप ऑक्सफोर्ड की एटलस खरीद सकते हो। इन दोनों के एटलस खरीदो, नहीं है तो अभी के लिए गूगल करो, गूगल मैप पे मध्य प्रदेश का मैप देखो, कर्नाटक का मैप देखो, देखो उसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं एंड कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। देखो आपको पता है टाइगर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये एग्जामिनर के वन ऑफ द इंपोर्टेंट या वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक कह लो, लेकिन आप अलग से ऐसे लेके बैठे हो कोई फायदा नहीं है। जो जो टॉपिक साथ में आते जा रहे हैं साथ साथ करते रहो। तो आपका होमवर्क ये है, आप जाओगे मैप में देखोगे मध्य प्रदेश में कर्नाटका में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं एंड कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये आपका भी होमवर्क हो गया, करके लाना भाई ये सब। नेक्स्ट इज स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, एसआरपीएफ।
है क्या काजीरंगा में। अब देखो आपको आप ये बात सारी दुनिया को पता है कि वन हॉर्न राइनोसोरस काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। भाई साहब काजीरंगा नेशनल पार्क में ये मिलते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनकी ना पोचिंग बहुत होती है, बाहर से लोग आते हैं, इनको मारते हैं, बेचते हैं, मतलब इनकी खाल को एंड इनके सींग को, हर किसी मतलब अच्छा खासी लेवल पे काम चलता है काजीरंगा में, अच्छे खासे लेवल पे काम चलता है ये। तो इसको लेके एक प्रोटेक्शन फोर्स बना दी जिसका नाम था स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस फोर्स को। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसोरस कहां पे मिलते हैं। देखो जब वन हॉर्न राइनोसोरस की बात आ रही है तो वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में थोड़ी सी बातें आप पढ़ भी लीजिए। जैसे इंडिया में वन हॉर्न राइनोसोरस का अप्रोक्सीमेटली 85% पॉपुलेशन मिलती है हमें। एंड इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ मिलती है वन हॉर्न राइनोसोरस, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, इन तीनों कंट्रीज में मिलती है, सारे अपने आसपास के एरिया हैं, यहाँ भी मिलते हैं। एंड इंडिया में स्पेसिफिकली असम वाले एरिया में सारे अपने वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं। एंड इसमें भी दो मेजर सेंचुरीज हैं। एक तो मैंने बताई थी काजीरंगा, तो सारी दुनिया जानती है, बहुत ज्यादा फेमस है, दैट सेकंड इज मानस। सेकंड इज मानस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करो ना, आप जब मैप में मध्य प्रदेश और कर्नाटक की देख रहे हो तो साथ साथ असम की भी देख लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 3 स्टेट निपट जाएंगे आज के आज। एंड ठीक, एंड मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी आप इनको अलग से लिखो क्या करो, मेरा तो ये कहना है बस आप अगर आपके पास एटलस है तो वहीं पे हाईलाइट कर लो। एटलस पे क्या होता है, एक अलग से पेज होता है, एक अलग से मैप होता है, इसमें सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी होती है, तो उसको हाईलाइट कर दो। बाद में किसी और मंथ के करंट अफेयर में दोबारा आएगा, मैं दोबारा आपको ये बात बताऊंगा, तो दोबारा हाईलाइट कर लेना, मतलब दोबारा पढ़ लेना। तो ऐसे जब 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो सारी चीजें वैसे याद हो जाती है। एंड अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू में करेक्ट करना है तो भाई हो ही जाएगा करेक्ट। जब राइनोसोरस की बात होगी ना तो एक और ये मिशन है इंडिया का, इंडियन राइनो विजन 2020। इस ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस मतलब इस मिशन के अंदर, इस विजन के अंडर क्या काम करने वाले हैं। देखो हमारा टारगेट है ये 2200 से ना इनकी पॉपुलेशन 3000 करना टारगेट है 2020 तक। अब देखो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन टारगेट था ये, तो इसको बोला था हमने इंडियन राइनो विजन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे की डेट आपसे सीधा सीधा पूछी जा सकती है कि अर्थ ओवरशूट डे कब हुआ भाई, मतलब 2 बार लिख दिया जुलाई मैंने, मतलब कब कैलकुलेट हुआ है, 29 जुलाई। मतलब ये पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है यार कि है क्या, आप अगर ये समझो आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट ये है कि एक साल में जितना इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, अर्थ को उस नेचुरल रिसोर्स को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो जुलाई 29 का मतलब ये है कि जितना नेचुरल रिसोर्स इंसान या पूरा मतलब जो भी ग्लोबल लेवल पे पूरे साल में यूज करेगा, 29 जुलाई तक जितना अर्थ नेचुरल रिसोर्स बनाएगी, मतलब इतने दिनों जितना नेचुरल रिसोर्स बना होगा उसको पूरे साल में यूज कर चुका है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब ये दिखा रहा है धीरे 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 हम एक एंड की तरफ बढ़ रहे हैं जब अर्थ के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, ये दिखा रहा है। एंड ये डेट जितनी कम होती जाएगी उसका मतलब है कि हम उतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करे जा रहे हैं एंड अर्थ को बेसिकली खोखला करे जा रहे हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे। इसकी डेट पूछ सकता है सीधा सीधा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। व्हाट इज दिस। यूनाइटेड नेशन ने 2019 को, देखो यूनाइटेड नेशन हर साल ना किसी मतलब जैसे इस बार उसने करा है नर्स एंड मिडवाइफ के लिए 2020 का, 2019 को उसने रखा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। जो अलग से लैंग्वेजेस होती हैं, खुद की लैंग्वेज होती हैं। जैसे आप भी जानते हैं इंडिया में बहुत सारे ट्राइब हैं, ट्राइब की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है जो हम जैसे आम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही हर जितने भी ट्राइबल कंट्रीज है उनमें ऐसी इंडिजिनियस लैंग्वेजेस मिलती है। ठीक है यार। तो पपुआ न्यू गियाना है जिसमें सबसे ज्यादा इंडिजिनियस लैंग्वेजेस पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज 2019 को यूएन ने बोला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, खुद की लैंग्वेज अलग लैंग्वेज। तो हम क्वेश्चन ये बन सकता है ना फिर कि कौन सा ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसमें सबसे ज्यादा इंडिजिनियस लैंग्वेज मिलती है। सबसे ज्यादा जहां ट्राइब मिलेंगे वही इंडिजिनियस लैंग्वेजेस मिलेंगी, तो पपुआ न्यू गियाना इज द कंट्री। अब जब किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करें तो इंडिया की बात भी कर लेते हैं। इंडिया के रैंक इसमें 4th है। एशिया एंड अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज की, मतलब 70% ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज यहीं मिल जाती है बिकॉज मोस्टली ट्राइब्स जो हैं वो यहीं रहते हैं। ठीक है यार। तो ये मैंने पार्ट 1 निकाला है यार। ऐसे ही मैं बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगा जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक सारे के सारे मुझे पोर्शन कवर कराने। ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो लेकर आऊंगा ताकि बहुत ज्यादा बोर ना हो। ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में एनडीए एयरफोर्स एंड एक्स एंड वाई कैटेगरी में
एजुकेटर हूँ, कंप्लीट जीएस का बेड़ा यार मेरा ही है, मैं वहाँ पे कंप्लीट जीएस पढ़ाता हूँ। एंड अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो जीएस में मतलब आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा टॉप की रैंकिंग पे मैं ही चल रहा हूँ। ये आप देख लो, इतने मतलब इतना अभी तक टोटल वॉच टाइम हो चुका है मेरा, इतने लोग आप देख लो पिछले 30 दिन में इतने इतने मिनट्स लोग मेरा देख चुके हैं, इतने फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। तो अन अकेडमी पे डिटेल्ड क्लासेस चलती हैं, मेरे डिटेल्ड कोर्सेज मिलते हैं। तो अगर आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, देखो अन अकेडमी में दो टाइप की क्लासेस होती हैं, वन इज अन अकेडमी प्लस, एक इज अन अकेडमी फ्री वाला पार्ट, दैट इज नोन एज स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस मेरी बहुत सारी चलती रहती है, उसके नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे डालता रहूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने पे। इसके अलावा वहाँ पे होते हैं पेड क्लासेस, जिसको हम बोलते हैं अन अकेडमी प्लस का प्लेटफॉर्म। उस पर आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे डिटेल्ड कोर्सेज कराते हुए, मतलब देखो जबरदस्त चीज है एकदम, मतलब मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ रिग्रेट कभी नहीं करोगे। तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुमित कुमार 9, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिला देगा, सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट सुमित कुमार 9 दिला देगा। इसके अलावा यार आप डेफिनेटली अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप मेरे चैनल को लर्न विद सुमित सब्सक्राइब कीजिए, सारे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर कमेंट में कीजिए, एंड ऑब्वियसली डू शेयर। मेरे एफर्ट्स कर रहा हूं मैं ताकि सब लोगों के लिए एक ही जगह पे जीएस का काफी पोर्शन में कंसोलिडेट कर सकूं। सो डेफिनेटली विल नीड योर हेल्प। सो कर देना है सब्सक्राइब। इसके अलावा अपना कोरोना के इस कठिन टाइम में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रखो यार, घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। चलिए जी, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।